MAE क्लासेस। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड देख ली थी, मार्केट डिमांड देख ली थी। उसके बाद हमने उसके थोड़े से शेड्यूल भी देख लिया था, डिटरमिनेंट्स भी पढ़ लिए थे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, कि मांग का सिद्धांत क्या है। देखो ये हमारी इकोनॉमिक्स का सबसे इजी कंसेप्ट है, सबसे इजी जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का। इसमें क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड करते हैं, जैसे जैसे किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड करते हैं, उसमें क्या होता है, अगर हम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि दो दूसरी चीजें हैं उसे कांस्टेंट मान लें और उस कमोडिटी के प्राइस को चेंज करें, कि जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं उसके कमोडिटी के प्राइस को चेंज करते हैं, उसके कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देते हैं या कम करते हैं, और जो दूसरी चीजें हैं मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेस्ट, ये सारी चीजें क्या रखें, कांस्टेंट मान के चले। तो ये लो हमें ये कहता है कि अगर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन, it says that other things remain constant, other things remain constant मतलब other things प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर, उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर जो अदर थिंग्स है, जो हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़े थे, डिटरमिनेंट्स में हमने पढ़े थे कि डिमांड्स के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें क्या थी, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड थे। अगर हम इन सारी चीजों को कांस्टेंट मान लें और किस में चेंज देखें, सिर्फ प्राइस ऑफ उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज देखें, अगर हम हर एक चीज को कांस्टेंट मान लें और उस कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस को देखें सिर्फ, it states that other things remain constant, there is an inverse relationship between quantity demanded, कि उस चीज की, किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसके अंदर एंड ओवर प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, जिस चीज को हम खरीद रहे हैं उसके प्राइस के बीच में, एक तो वो चीज जो हम खरीद रहे हैं और उसका प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, ये लॉ स्टेट करता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि अन्य बातें समान रहने पर उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप उनके बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। ये लॉ था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस कि अगर उसकी डिमांड, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि 10 रुपए प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 है, कि 10 रुपए प्राइस पर एक जना 100 क्वांटिटी डिमांड करता है, लेकिन अगर उसका प्राइस 10 रुपए से 9 रुपए हो गया, क्या हुआ, प्राइस में डिक्रीज हुआ। अगर उसका प्राइस 10 रुपए से 9 रुपए हो गया तो अब वो क्या कर रहा है, 100 से 150 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। अब उसने प्राइस क्वांटिटी कैसे कर दी, बढ़ा दी ना, 10 रुपए से 1 रुपए प्राइस कम होने पर, 10 से 9 होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ गई, 50 यूनिट बढ़ गई। ऐसे जब उसका प्राइस कम हो गया, 9 से 8 रुपीस हो गया, तो अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 150 यूनिट से 200 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो हमने यहां से देखा कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 150 हुई। कब हुई, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, कब बढ़ी, जब प्राइस कम हुआ। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी जब प्राइस कम हुआ, और दोबारा से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, 150 से 200 हुई, कब, जब प्राइस 9 से 8 हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, यही तो शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता चला जाता है, हम उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड कम करते चले जाते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है कि एक चीज का प्राइस बढ़ा तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा दी। तो ये तो था इनवर्स रिलेशनशिप कि एक चीज के प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस के घटने पर क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड। अगर इसे ग्राफ में देखें, देखो हमारी डिमांड कर कैसे होती है, ऐसे होती है जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी डिमांड कर
रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद वाला जो डिटरमिनेंट था वो क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो वही कांस्टेंट मान लो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हमारे क्या थे डिटरमिनेंट में? थर्ड क्या आता था? कंज्यूमर इनकम, तो कंज्यूमर इनकम रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद क्या आता था? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, वो भी हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो जो जो उसके डिटरमिनेंट्स थे, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट में क्या कहेंगे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के जो भी उसके डिटरमिनेंट्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। यही हमारी अजम्पशंस हो गई। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमने यही देखा कि क्या होता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी अजम्पशंस भी उसी बेस पर बेस्ड हो गई कि जो जो उसके डिटरमिनेंट थे, किसको छोड़कर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर जो भी उसके डिटरमिनेंट्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। यही इसकी अजम्पशंस हो गई। तो सबसे आसान हुआ ना याद रखना, अजम्पशंस भी याद हो गई कि डिटरमिनेंट्स हमें पता थे, वो सारे के सारे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट से क्या हो गया कि सारे के सारे कांस्टेंट हो गए। तो सिंपल सा डिमांड क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर सारी बातें समान रहने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। तो ये चीज था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। और इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसा होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहां पर वैलिड नहीं है, कहां पर वो काम नहीं करता। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब कि कहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कहां पर वो फेल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है, देखो कहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है कि भी जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप ना दिखाए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ना दिखाए कि भी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये चीज ना दिखाए। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? इनमें जो सबसे पहले चीज आती है वो आते हैं आपके गिवन गुड्स। देखो हमने लास्ट टाइम भी गुड्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि हमारे यहाँ 3 तरह के गुड्स हैं। एक थे नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं हमारे गिवन गुड्स। ठीक है, 3 तरह के गुड हुए, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स मैंने बताया था आपको कि ये हमारे एसेंशियल गुड्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्राइस, हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमारे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। हमने ये बताया था ना। तो नॉर्मल गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? जैसे कि हमारे एसेंशियल गुड्स नहीं होते, कि जैसे मान ले फ्रिज, कूलर, टीवी, ये हमारे कैसे है? अगर हमारे पास ज्यादा इनकम है तो हम इन्हें ले लेते हैं, अगर हमारे पास इनकम कम है तो हम इनके बिना भी रह सकते हैं ना। तो ये कौन से होते हैं? हमारे नॉर्मल गुड्स के, नॉर्मली जो चाहिए भी हो, लेकिन अगर नहीं इनकम है तो उनके बिना काम भी चलाया जा सकता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? जो हमारी तुच्छ वस्तु होते हैं। तुच्छ वस्तु में कैसे? जैसे हमारी नमक, दाल, चीनी, जैसे जिसपे इनकम के बढ़ने से बहुत कम इफेक्ट पड़े, इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, ये जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ये हमारे
आटा, नमक, ये सारी चीजें हमारे लिए कैसी है, एसेंशियल चीजें है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। लेकिन गिवन गुड्स कौन से होते हैं? गिवन गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर से भी बहुत घटिया वस्तु होते हैं। इन्फीरियर गुड्स होते हैं तुच्छ वस्तु कि जो जिसके जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये नहीं है। इन्फीरियर गुड्स तो हमारे एसेंशियल गुड्स हो गए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गिवन गुड्स क्या होती है, इनसे भी घटिया वस्तु। घटिया वस्तु जैसे हमारे ले लिया कि जिनकी जैसे ब्रेड वगैरह ले लिया, ब्रेड लिया हमने, ब्रेड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ब्रेड का प्राइस हमारा कम हो जाता है, अगर हमारा ब्रेड का प्राइस कम हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड कैसे करते हैं, कम कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे, अब ये बहुत घटिया, भाई ये घटिया चीजें हैं, तो घटिया चीजें हम लेते नहीं ना। तो गिवन गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही घटिया चीजें होती हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, जिनका प्राइस इन गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, इस गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे इनका प्राइस कम होता चला जाता है, घटिया वस्तु की जैसे जैसे प्राइस कम होता चल जाता है, हम इनकी डिमांड भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। प्राइस कम हुआ, डिमांड भी कम हो गई, ठीक है, इन गिवन गुड्स के। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया कि जैसे ब्रेड का प्राइस कम हुआ, हमने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड करनी कम कर दी, तो इनवर्स रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के कम होने पर इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होती चली जाती है। ये हम घटिया चीजें लेना पसंद नहीं करते ना, कि जैसे जैसे हमारे पास इनकम ज्यादा होगी, अगर हमारे पास अगर किसी चीज का प्राइस कम हो गया, उससे क्या होगी, हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। कि अगर कोई चीज सस्ती हो गई तो हम ज्यादा सामान खरीद पाएंगे ना, तो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, लेकिन हम उस चीज की ज्यादा सामान खरीद ही नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो इसके बाद जो सेकंड केस आता है जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, वो होता है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स या गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस मतलब जो हमें समाज से अलग दिखाता है, मतलब कि हाई क्वालिटी गुड्स। जैसे अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी ज्यादा शो ऑफ करने के लिए वो करते हैं, अलग से हमें सोसाइटी में दिखना है, तो क्या करते हैं, महंगी महंगी चीजें अपने घर में रखते हैं ना, वो चीजें कि इनकी डिमांड तभी होती है कि क्योंकि अगर इनकी प्राइस ज्यादा है तो लोग इसको ज्यादा डिमांड करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले, डायमंड्स नॉर्मल घरों में नहीं होते ना, ये क्या होते हैं, वेबलन गुड्स। ये क्यों वेबलन गुड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे प्रोफेसर वेबलन ने दिया था। तो वेबलन गुड्स जो होंगे वो क्या होते हैं, जो हमें सोसाइटी से अलग दिखाएं, कि हमें ये दिखाए, जैसे रिच क्लास पीपल हो गए कि हमारे पास अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, डायमंड्स वगैरह है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे कि हमारे सोसाइटी से अलग दिखाते हैं। तो ये हमारे थे वेबलन गुड्स। इस केस में क्या होता है, सोसाइटी ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में, जैसे हम एग्जांपल ले डायमंड का ही, तो डायमंड की डिमांड क्यों होती है, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। डायमंड की डिमांड ज्यादा क्यों होती है, लोग अपने पास डायमंड क्यों रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस ज्यादा है इसीलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो इस केस में भी हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया, क्योंकि वो क्या कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड देयर प्राइस, और यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस केस में भी हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। जो थर्ड केस इसमें आता है, किसमें, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, इसमें जो थर्ड केस आता है वो आपका है इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट में क्या होता है, देखो कुछ लोग ऐसे मान के चलते हैं कि अगर ज्यादा प्राइस का कुछ चीज सामान है तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन अगर कम प्राइस है उसका तो घटिया क्वालिटी का है। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग, तो उस केस में भी इरेशनल जजमेंट यही होती है कि ऐसे जजमेंट कर देना कि जिसका कोई वो नहीं हो, कि किसी का कोई बेस ना हो, कि भी हमने ये बोल दिया कि अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो ये अच्छी क्वालिटी का है, अगर कम प्राइस है तो घटिया क्वालिटी का। जैसे हम ले लें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो वेजिटेबल्स होते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो जो रिच क्लास पीपल होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, चाहे महंगी भी हो तो हम तो वो ही लेंगे। तो लोगों की मेंटालिटी हो जाती है ना कि ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा अच्छी गुड्स है, कम प्राइस है तो कम अच्छी गुड्स है। तो इस चीज में क्या करते हैं कि ज्यादा प्राइस पर क्या करते हैं, ज्यादा गुड्स की उसकी डिमांड की जाती है, और कम प्राइस पर कम डिमांड की जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी फिर
दिखाता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो तीन केसेस ऐसे हो गए, गिवन गुड्स जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, वेबलन गुड्स जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और इरेशनल जजमेंट इसमें भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया तो उसकी जो डिमांड कर्व है वो भी चेंज हो जाएगी। नॉर्मल केस में लॉ ऑफ डिमांड में कैसे होती है हमारी डिमांड कर्व? इस तरह की होती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो गया तो इनमें कैसे रिलेशनशिप हुआ? यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप था, यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप था, और इसमें भी हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर प्राइस है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा, यहाँ से ऊपर हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ओपी से अगर OP1 प्राइस हो गया हमारा, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी OQ से OQ1 हो गई। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो और ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शनल केसेस में क्या हो जाता है? डिमांड कर्व हमारा पॉजिटिव स्लोपिंग हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और लॉ ऑफ डिमांड में कैसे जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड? कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। उसकी अजम्पशंस भी किस पे बेस्ड थी? उसके डेफिनेशन पर। क्या कह रही थी? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जो जो कांस्टेंट थे वो सारे के सारे हमने कांस्टेंट अजम्पशंस में मान लिए। उसके बाद हमने क्या देखा? एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या कहते हैं? गिवन गुड्स के केस में होता है, उसके बाद वेबलन गुड्स के केस में होता है, उसके बाद इरेशनल जजमेंट के केस में होता है। ये था आज का टॉपिक आपका लॉ ऑफ डिमांड। कल हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। थैंक यू।